brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तारीख 3 फरवरी 2024, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का शाह महिउद्दीनपुर गांव उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस सत्येंद्र सिवाल नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाती है। एक दिन बाद खबर आती है सिवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में। एटीएस की प्रेस रिलीज के मुताबिक सिवाल 2021 से मॉस्को में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी आईबीएसए के पद पर काम कर रहा है। आईबीएसए ऑफिस अटेंडेंट के लेवल का पद है। इल्जाम, सिवाल ने पैसे लेकर भारत की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी। आज हम जानेंगे सत्येंद्र सिवाल की कहानी, आईएसआई किस तरह भारतीयों को जाल में फंसा रही है, सिवाल पर आरोप साबित हुए तो क्या हो सकता है, ये पूरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यूपी एटीएस पिछले कई हफ्तों से एक टिप पर काम कर रही थी। सूचना मिली थी कि आईएसआई के हैंडलर तेजी से जाल बिछा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को फंसाकर जासूसी करवा रहे हैं। इसके आधार पर कुछ लोगों को सर्विलांस पर रखा गया और इसी क्रम में सत्येंद्र सिवाल का नाम बार बार आ रहा था। 3 फरवरी को एटीएस ने सिवाल को मिलने बुलाया। मेरठ वाले दफ्तर में पूछताछ की, संतोषजनक जवाब नहीं मिला, सख्ती की गई और उसने जुर्म कबूल कर लिया और फिर हुआ वो गिरफ्तार। लखनऊ की एक अदालत में उसे पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि सिवाल किसी पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया। उसने पैसे के और दूसरे लालच दिए। सिवाल दूतावास में था, वहां फौज के मूवमेंट और तैनाती से जुड़ी सूचनाएं आती रहती थीं। उसके पास इन सूचनाओं का एक्सेस होता था। उसने पैसे लेकर ये जानकारियां आईएसआई को बढ़ाई। आगे की जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया। मिनिस्ट्री यूपी एटीएस के संपर्क में भी है। सत्येंद्र सिवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 121A और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 121A क्या कहती है? अगर भारत के अंदर या बाहर कोई व्यक्ति सरकार, केंद्र या राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश करता है, जंग की साजिश रचता है, तो उसको आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ये जान लीजिए, नाम से जाहिर है ये एक्ट 1923 के बरस में लागू हुआ था जब भारत में बरतानिया हुकूमत चलती थी। ये कानून सरकारी अफसरों और आम लोगों दोनों पर अप्लाई होता था। इसमें जासूसी, राजद्रोह और देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली चीजों को रोकने का तौर तरीका दर्ज था। इस कानून ने कुछ गतिविधियों को गैर कानूनी भी बनाया, मसलन जासूसी, गोपनीय जानकारियां लीक करना, बिना इजाजत के वर्दी का इस्तेमाल, प्रतिबंधित क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के काम में दखल आदि। गोपनीय जानकारी में आधिकारिक कोड, पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज जैसी चीजें आती हैं। हालांकि ये यहीं तक सीमित नहीं, दोषियों के लिए 14 बरस की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद 1947 के साल में देश आजाद होता है, बढ़ता है और पाकिस्तान के तौर पर एक नया मुल्क अस्तित्व में आता है। इन दोनों देशों ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए पीनल कोड को बरकरार रखा। भारत में कहलाया इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी या भारतीय दंड संहिता, और इसकी जगह अब शब्द है भारतीय न्याय संहिता, जिसको लागू करने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी कहा गया। इस तरह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट दोनों देशों में चलता रहा। पाकिस्तान में हाल ही में इस एक्ट के तहत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 बरस की सजा सुनाई गई है। पर आज हमारा फोकस भारत के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर रहेगा। इसको और विस्तार से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील गौरव प्रकाश शाह से हमारी टीम ने बात की। पूछा, ब्रिटिश हुकूमत को ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और आजादी से पहले इसका इस्तेमाल कैसे होता था? कानून, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ऐसा ही लगता है कि ये एनिमी स्टेट से अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए बनाया है। हाउएवर, इफ वी डिग डीप, अगर हम थोड़ा सा डीप डिग करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जो मूल उद्देश्य था इस कानून का, वो ब्रिटिश राज की उम्र को सुनिश्चित करने के लिए था बेसिकली। क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशंस या फिर ऐसी सूचनाएं, ऐसी पॉलिसीज जिनके आधार पर जो नेटिव लोग थे उनका सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप पब्लिश करते या फिर कोई पत्रकार पब्लिश करता या फिर वो जनमानस में जाती, तो इससे जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश राज के स्वास्थ्य को दिक्कत होती। तो उस घटनाओं को बचाने के लिए जो है मूलतः इस कानून को लाया गया था। अब हालांकि
प्रत्यक्ष रूप से तो यही लगता है कि स्टेट जो है एनिमी, लेकिन उस टाइम पे एनिमी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं ब्रिटिश राज का, है ना। जो उसको खतरा था या फिर जो उसके एंटी सबसे ज्यादा खड़े होते तो वो नेटिव लोग ही हो रहे थे, है ना। तो ऐसा कोई एनिमी स्टेट वाला फियर था नहीं उस समय ब्रिटिश राज को। तो इसलिए उद्देश्य तो इसका प्रत्यक्ष रूप से कुछ और लगता है, बट परोक्ष रूप से ये ऐसा है। आजादी के बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को बरकरार क्यों रखा गया? क्या इसमें किसी तरह का बदलाव आया? तो इसमें क्या है कि ये आजादी के बाद भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को क्यों रखा गया, इसका कोई एकमात्र कारण नहीं हो सकता है ना। जो सबसे डोमिनेंट कारण है या जो सबसे मुख्य कारण है वो ये हो सकता है, जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ तो वर्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत वोलाटाइल सिचुएशन था। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस या फिर बहुत सारे फ्रंट्स पे वॉर से बचने के लिए या फिर बहुत सारे फ्रंट्स पे दिक्कतों से बचने के लिए जो है इस टाइप के कानून बचाए रहे, जिससे जो है एक प्रवाह, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनका प्रवाह जो है रोका जा सके, क्योंकि वो नई नई तरीके की समस्याएं खड़ा करते। और चूंकि हम अभी नए नए आजाद हुए थे तो हम उन समस्याओं से बचना चाहते थे, तो इसलिए जो है हम इस टाइप के कानूनों को बचा करके रखा, जिससे जो है इस टाइप का प्रवाह अभी रुके इस टाइप के सूचनाओं का। हालांकि कालांतर जो है इस कानून का बड़ा दुरुपयोग भी हुआ। कई लोग इस एक्ट की आलोचना में कहते हैं कि ये सूचना के अधिकार को अपंग बनाता है। इसकी आलोचना की जमीन क्या है? इसका मेरी समझ ये है कि इसका थोड़ा सा विपरीत पक्ष है। वो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ना, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को प्रिसीड करता है। मतलब अगर जहां कहीं भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जो है उसका ज्यादा डोमिनेंस होगा, उसका प्रेसिडेंस होगा। सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट कैटेगरिकली स्पीक्स फॉर दैट, है ना। वो बहुत सही तरीके, मतलब बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से बोलता है कि जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी होगी ओएसए और आरटीआई में, क्योंकि आरटीआई बेसिकली आप क्या है, आरटीआई में आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ओएसए जो है आप इंफॉर्मेशन आपके पक्ष से रिलीज हो गई या आपके पास वो इंफॉर्मेशन पाई तो आपके ऊपर ऑलरेडी लग जाएगा। तो एक में स्टेट आपके ऊपर एक्टिव होती है, एक में आप इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो दोनों का मोडस अलग अलग है। दूसरी बात कि आरटीआई में जो जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिए जा सकते हैं वो सेक्शन 8 में, धारा 8 में उसके दिए हुए हैं, तो उसका ओएसए से उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और जाहिर सी बात है जब एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी होगा आरटीआई में और ओएसए में, तो ओएसए जो है नीचे हो जाएगा और आरटीआई सुपरसीड करेगा उसको। तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मुख्य रूप से ऐसा है नहीं, कानूनी रूप से ऐसा नहीं। अब सत्येंद्र सिवाल केस की तरफ वापस आते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं जब भारत में आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं, कई में सजा भी हुई, पर फिर भी इस तरह के प्रकरणों पर पूरी तरह लगाम नहीं कसी जा चुकी है। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात हो गई, लेकिन ये जासूसी का सिलसिला, आईएसआई का रिक्रूटमेंट, उसके तौर तरीके, ये कैसे होते हैं, ये समझने के लिए हमने क्राइम तक के एडिटर शम्स ताहिर खान से बात की। असल में इंडिया पाकिस्तान के बीच शुरू से ही ये एक तरह का जाल बिछाया जाता रहा है, जासूसी का जाल आप जैसे कहें। पहले पैसे के लालच हुआ करता था, फिर हनी ट्रैप, या फिर इसके बाद किसी और तरह की ब्लैकमेलिंग। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस तरह के हथकंडे शुरू से अपनाती रही और ऐसी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन अब नया जो टेक्नोलॉजी का दौर आया उसमें थोड़ा सा उनको ज़्यादा और आगे बढ़ गए वो। ख़ासतौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे विंग हैं जो काम ही ये करते हैं कि हनी ट्रैप के लिए लड़कियों को ट्रेन करते हैं। वो अलग अलग कॉलेजों की होती हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट की होती हैं, लेकिन उनका काम ये है कि पाकिस्तान के नाम पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम भारतीय जो खुफिया एजेंसी हो या फिर अपनी मिलिट्री हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अलग अलग एम्बेसीज हों, वहाँ पे जो काम करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर अपना जाल बिछाओ और फिर उनको फांसो और उनसे उस तरीके की जानकारी निकालो जिसे निकालना बड़ा मुश्किल है। फ़ोन के ज़रिए या फिर अलग अलग आजकल ऐप, सोशल मीडिया, उसके ज़रिए बाकायदा उसके लिए पूरी एक कहें तो रिक्रिएशन टाइप चीज़ हो जाती है। अगर फ़ोन पे कोई बात कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, तो आपको ऐसा कमरा दिया जाता है जिसमें कि आपके पीछे ऐसी दीवारें होंगी, तस्वीरें होंगी, जैसे अब ये लगे कि हम भी इंडियन हैं वो पाकिस्तानी। अब पीछे क्या होगा, तो फिल्मी सितारों की तस्वीरें होंगी या फिर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी, नाम भी उनके वैसे ही सब रखेंगे, ताकि ये कन्विंस करें कि मैं इंडियन हूँ और बस अलग अलग चीज़ें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। और उसी के ज़रिए सामने वाला जब फंस जाता है तो फिर उससे जानकारी लेते हैं। कई बार ब्लैकमेलिंग भी करते हैं इस तरह से,
फ़ोन पे बात किया, कई बार न्यूड होकर भी वो बातें करती हैं क्योंकि उन्हें ट्रेन किया जाता है। और सामने वाला जब उस कैमरे में कैप्चर हो जाता है और अगर सपोज़ उसे डाउट हो गया कि ये जासूस है और उनकी बात नहीं सुनता है, तो फिर यहाँ से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। तो आज से नहीं, लंबे वक्त से ये चला आ रहा है और बार बार हमारी जितनी भी ऐसी एजेंसियाँ उनको आगाह किया जाता है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे आप हनी ट्रैप और बाकी चीज़ों से बचेंगे। लेकिन फिर भी छुटमुट या इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें सामने अक्सर आती रहती हैं। पुराने मामलों से हमने क्या सबक सीखा, ये भी समझते हैं। हर एक को बताया जाता है, जैसा मैंने कहा कि हर एक को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कई लोग इस तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको कई लोग फेक आईडी से, अलग नामों से, गलत नामों से अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उससे कैसे बचना है, इसीलिए बाकायदा ख़ासतौर पे जो एम्बेसी में लोग काम करते हैं, वहाँ के लोग तो मतलब मोबाइल पे अननोन नंबर तक उनको कहा जाता है कि आप नहीं उठाओगे। ये मैंने खुद देखा है कई ऐसी एम्बेसी में, और कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं कि वहाँ पे सवाल ही नहीं है। आप तो वीडियो कॉल तो भूल जाइए, वीडियो कॉल तो उनके लिए एक तरह का एकदम प्रोहिबिटेड है कि आपको उठाना ही नहीं है जब तक आप डेट श्योर नहीं हो कि ये आपके किसी सेव नंबर में से आ रहा है। और बाकी आप इस तरीके के किसी अननोन नंबर पे बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता होता है कि उनके खुद अपने फ़ोन जो है उनकी एजेंसियाँ टैप कर रही हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारी एजेंसियाँ उन पर नज़र रखती हैं, इसीलिए कि कहीं किसी के जाल में ना फंस जाए। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे केसेस आए। कुछ इसमें मासूमियत में फंस गए, यही हनी ट्रैप में। कुछ ऐसे थे जो घाघ थे, मतलब लालची भी थे, तो वो जानते हुए भी कि हाँ हम ये जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं ये गलत है, फिर भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो नया मोडस ऑपरेंडी है उसमें यह है कि वो इसलिए नहीं फंसते हैं कि वो जासूसी करने जा रहे हैं, बल्कि ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। और एक बार ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गए तो फिर सामने वाला जो भी कहता है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सारी चीज़ें करते जाते हैं। सत्येंद्र सेवाल वाले केस की ग्रेविटी क्या है, जिस तरह के इनपुट्स बाहर आए वो कितने गंभीर हैं? अगर इस केस की बात करूं सत्येंद्र की, सिर्फ मुश्किल से 2.5-3 साल हुए हैं इसको, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय और इसको मॉस्को में 2021 के एंड में इसने ज्वाइन किया था। और ये बहुत जूनियर लेवल पर अभी है। एक होता है मल्टीटास्किंग फोर्स MTF, जो डिपार्टमेंट में अलग अलग कोड नेम दिया जाता है। तो इसके हिस्से में वैसे भी कोई काम नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन ये लीक कर सकता था। लेकिन ऐसे लोग इसलिए ख़तरनाक हो जाते हैं कि जब एक बार आप दुश्मन के जासूसों के चंगुल में फंस गए तो फिर आपके इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी क्लासिफाइड फाइल्स आ रही हैं या आप जो सुन रहे हैं वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन इस केस में शुरुआती लेवल पे ही ये पकड़ा गया, लेकिन ये बहुत मतलब उस लेवल का नहीं था जिससे हमें डरने की ज़रूरत है कि इसने बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दिए होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि लालच की भी इसकी बात अभी तक नहीं है कि ये पैसों के लिए शायद ये कर रहा था। इसलिए कि अगर हापुड़ में आप इसका घर जाकर देखें तो इसका घर बिल्कुल टूटा फूटा है, माँ बाप भी खेती बाड़ी करते हैं, तो कहीं से ये तक नहीं इसके घर पे कोई गाड़ी भी नहीं है कि या वहाँ वो पैसे कमाता था और यहाँ इन्वेस्ट करता था, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। शुरुआती जो जांच हुई है उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो ये कि ये लेटेस्ट एक हनी ट्रैप का शिकार था। इस केस पर हमारी नज़र बनी है, इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। ये बड़ी खबर थी। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी मिडिल ईस्ट से। अमेरिका ने यमन के बाद इराक और सीरिया में हमले तेज किए। 4 फरवरी को यमन में हूती विद्रोहियों के 36 ठिकानों पर बमबारी हुई थी, जिसमें अमेरिका की मदद ब्रिटेन भी कर रहा था। हालांकि इराक और सीरिया में अमेरिका अकेले हमला कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC और इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के खिलाफ ये हमले हो रहे हैं। ये ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद हुई थी। इस गुट ने 28 जनवरी को जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री बेस टावर 22 पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, 40 से ज़्यादा घायल। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करारा जवाब देने की बात कही थी। ये भी कहा था कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अमेरिका का एक आरोप यह भी है कि जिस ड्रोन से हमला हुआ वो ईरान में बना था, इसलिए ईरान भी इसमें भागीदार है। हालांकि अभी तक ईरान के अंदर कोई अटैक नहीं किया है। टावर 22 अटैक और ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमने दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बात की है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 1 हफ्ते के अंदर 3 मामलों में सजा मिल चुकी है। 3 फरवरी को इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को इद्दत केस में 7 बरस जेल की सजा सुनाई गई, 5-5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी। इससे पहले किन मामलों में सजा मिली थी?
30 जनवरी को साइफर केस में 10 साल की सजा, इसमें पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ सजा मिली। और 31 जनवरी को तोशखाना मामले में 14 बरस की सजा, इसमें भी उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा हुई। साइफर और तोशखाना केस की कहानी भी हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज इद्दत केस की कहानी जानते हैं। इद्दत का अर्थ होता है वेटिंग पीरियड यानी इंतजार की अवधि। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद दूसरे से निकाह के लिए तय समय का इंतजार करना होता है, इसी को इद्दत कहते हैं। अलग अलग मामलों में वेटिंग पीरियड घटता बढ़ता रहता है। जहां तक बुशरा बीबी की बात है, उनका पहले पति खावर मनेका से तलाक नवंबर 2017 में हुआ और 14 फरवरी 2018 को इमरान और बुशरा ने पब्लिकली निकाह का ऐलान किया। इसके 6 महीने बाद इमरान प्रधानमंत्री बने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से, लेकिन अक्टूबर 2021 तक वो नजर से उतर चुके थे और अप्रैल 2022 में विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें सरकार से भी उतार दिया। इसके बाद इमरान पर मुकदमे थोपने का सिलसिला शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में इमरान का निकाह पढ़ाने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने भी एक सनसनीखेज दावा किया और कहा कि इमरान ने बुशरा से 2 बार निकाह किया। पहली बार वाला निकाह जनवरी 2018 में हुआ था, इद्दत की अवधि के दौरान, इसलिए ये गैर इस्लामिक है। फिर नवंबर 2023 में बुशरा के पूर्व पति खावर मनेका ने मुकदमा दर्ज कराया और इसी मामले में 3 फरवरी को अदालत ने पाकिस्तानी पीनल कोड पीपीसी की धारा 496 के तहत सजा सुनाई। इसके मुताबिक गैर कानूनी और फर्जी तरीके से निकाह करने वालों को 7 बरस की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। हालांकि इमरान अगस्त 2023 से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद है। बुशरा बीबी को उनके घर में सजा के बाद नजरबंद करके रखा गया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।